नमस्ते। आइए स्रोतों पर आधारित इस बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण में एक साथ कदम रखते हैं। आज हम एक ऐसी टाइमलाइन का खुलासा करने वाले हैं जो लोकप्रिय कहानियों से कहीं ज्यादा पुरानी और विशाल है। होता क्या है ना कि जब भी महाराष्ट्र शब्द कानों में पड़ता है तो अक्सर दिमाग में सीधे मराठा साम्राज्य और भव्य किलों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस भूमि की असली कहानी इससे बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। आज की इस चर्चा में केवल कुछ सदियों को नहीं बल्कि पूरे 65,000 सालों के इतिहास को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये एक बहुत ही आम धारणा है। अक्सर ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र का इतिहास सीधे तौर पर मराठों या मुगलों के आने के साथ ही शुरू होता है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र की धरती की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय से सदियों पहले ही आकार ले चुकी थी। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1000 साल। ये कोई छोटा समय नहीं होता। शिवाजी महाराज के जन्म से लगभग 1000 साल पहले ही जमीन के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। उन्होंने एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे तक छीलकर एक विशालकाय मंदिर बना दिया था, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ छेनी और हथौड़े से। जरा सोचिए, ये इस बात का कितना बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ की सभ्यता और वास्तुकला उस समय कितनी उन्नत थी। अब इस विशाल इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 6 मुख्य भागों में बांटकर देखेंगे। पहला, मराठा किंवदंतियों से परे। दूसरा, पहले महान साम्राज्य। तीसरा, एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग। चौथा, आक्रमण और बदलते हालात। पांचवां, मराठों का उदय। और अंत में विस्तार, बहस और पतन। तो सफर लंबा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मराठा किंवदंतियों से परे, यानी यहाँ के सबसे शुरुआती निवासी कौन थे। मुगलों या मराठों से बहुत पहले, मतलब हजारों साल पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि आज से 65,000 साल पहले जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैल रहे थे तो उन्होंने पश्चिमी घाट के घने जंगलों को अपना घर बनाया था। शुरुआत में वे पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे, लेकिन समय के साथ ये क्षेत्र बाकी दुनिया से कटा हुआ नहीं रहा। 2500 ईसा पूर्व के आसपास जब उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता अपने बिल्कुल चरम पर थी, तब दायमाबाद में तांबे के रथ जैसी कलाकृतियां मिली। इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र अब एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन रहा था। और फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 200 ईसा पूर्व के आसपास सातवाहन साम्राज्य के उदय के साथ इस क्षेत्र को अपनी पहली स्वतंत्र पहचान मिली। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, पहले महान साम्राज्य, जहां हम सातवाहनों के आर्थिक केंद्र की बात करेंगे। सातवाहन सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि पूरे दक्कन का पहला बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने अपने भूगोल का इतना रणनीतिक इस्तेमाल किया कि ये देखकर अचरज होता है। ये बात शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये क्षेत्र उस वक्त कितना अमीर हो चुका था। कोंकण तट के कल्याण और सोपारा जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतने बड़े केंद्र बन गए थे कि रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने सचमुच रोते हुए अपनी किताबों में लिखा था कि रोम का सारा सोना भारत के मलमल और मसाले खरीदने में बर्बाद हो रहा है। व्यापार इतना एक तरफा था कि यहाँ के बाजारों में रोमन सोने के सिक्के आम मुद्रा की तरह धड़ल्ले से चलते थे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग जहां वाकाटक और राष्ट्रकूट साम्राज्यों ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। सातवाहनों के बाद वाकाटक और राष्ट्रकूट साम्राज्यों के दौर में कला और संस्कृति का जबरदस्त विस्फोट हुआ। अब जरा इस आंकड़े को देखते हैं, 2 लाख टन। दक्कन के इतिहास में सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल शॉक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के दौर में आता है। एलोरा में कैलाश मंदिर बनाने के लिए इंजीनियरों और मूर्तिकारों ने एक पूरे बसाल्ट के पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया और 2 लाख टन से ज्यादा ठोस चट्टान को काटकर बाहर निकाल दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई ईंट पर ईंट रखकर बनाई गई इमारत नहीं थी। कलाकारों ने घने जंगलों और गहरी खाइयों के किनारे बिना किसी कृत्रिम रोशनी के ये चमत्कार कर दिखाया। आज के जो आधुनिक सिविल इंजीनियर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि आज की भारी और एडवांस मशीनों के बावजूद ऊपर से नीचे की ओर इस सटीकता के साथ खुदाई करना लगभग एक असंभव काम है। लेकिन देखिए, इस दौर में सिर्फ पत्थर ही नहीं तराशे जा रहे थे, बल्कि एक भाषा भी आकार ले रही थी। संस्कृत और प्राकृत के मेल से महाराष्ट्री प्राकृत बनी, जिसने 9वीं 10वीं सदी तक आधुनिक मराठी को जन्म दिया।
इस भाषा ने दक्कन की पूरी जनता को एक मजबूत सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। बाद में 13वीं सदी में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखकर इसे बाकायदा एक साहित्यिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया। दिलचस्प बात यह है कि यह सब तब हो रहा था जब उत्तर भारत में आधुनिक हिंदी का तो अस्तित्व भी नहीं था। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और इसी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, आक्रमण और बदलते हालात, यानी देवगिरी का पतन। जब दक्कन अपने स्वर्ण युग का पूरा आनंद ले रहा था, तब 12वीं सदी के अंत तक महाराष्ट्र पर यादव राजवंश का शासन था और उनका किला देवगिरी बिल्कुल अजेय माना जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी उसे भेदने की। लेकिन फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा इतिहास ही पलट दिया। इस तुलना को ध्यान से देखते हैं। खिलजी के पास असल में सिर्फ 8000 घुड़सवारों की सेना थी, लेकिन उसने एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ा। उसने ये अफवाह फैला दी कि उसकी सेना तो बस एक छोटी सी टुकड़ी है और 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना दिल्ली से आ रही है। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव और भीतर के धोखे के चलते वो अजेय माना जाने वाला देवगिरी का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। खिलजी के इस एक हमले ने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी, एक तरह का बटरफ्लाई इफेक्ट। देवगिरी के पतन के बाद दक्कन के दरवाजे उत्तर भारत के लिए पूरी तरह खुल गए। दिल्ली सल्तनत का राज आया, जो बाद में बहमनी साम्राज्य में बदल गया। फिर बहमनी साम्राज्य भी टूटकर 5 अलग अलग सल्तनतों में बंट गया। अब सत्ता और जमीन के लिए लगातार खूनी युद्ध होने लगे। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इन सुल्तानों को युद्ध के लिए सैनिकों की भारी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्थानीय मराठा सरदारों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मराठों को युद्ध की रणनीतियों और सत्ता की राजनीति का बिल्कुल सीधा और प्रैक्टिकल अनुभव दे दिया था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 5वें हिस्से की, मराठों का उदय, शिवाजी महाराज और स्वराज्य का सपना। लगातार युद्धों और भारी टैक्स से जनता बिल्कुल हताश हो चुकी थी और इसी बीच एक नई राजनीतिक चेतना ने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वराज्य के विचार को जन्म दिया। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी विशाल सेना नहीं थी, बल्कि ये खास रणनीति थी, गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। उत्तर की विशाल सेनाएं जो खुले मैदानों में आमने सामने लड़ने की आदी थीं, वो सह्याद्री के इन घने जंगलों और संकरे रास्तों में आकर पूरी तरह बेबस हो जाती थीं। सप्लाई लाइन को काटना, अचानक हमला करना और फिर पहाड़ों में कहीं गायब हो जाना। मराठों ने अपने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और उनका विजन सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं था। जब बाकी शासक सिर्फ जमीनी युद्धों में उलझे हुए थे, तब शिवाजी महाराज ने दूर की सोची और भारत की पहली आधुनिक और शक्तिशाली स्वदेशी नौसेना खड़ी कर दी। बाद में कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में यह नौसेना इतनी ताकतवर हो गई कि उसने ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच जहाज़ों को भी सफलतापूर्वक चुनौती दी और पूरे कोंकण तट पर अपना दबदबा कायम कर लिया। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद मुगलों को लगा कि बस अब तो मराठा साम्राज्य आसानी से ढह जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद तो मराठों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। ये संख्या देखिए, 27 साल। मराठों ने मुगलों के खिलाफ 27 साल तक लगातार युद्ध लड़ा। हर आम नागरिक खुद को सेना का हिस्सा मानने लगा था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल इसी संघर्ष में बिता दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो गया। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विस्तार, बहस और पतन, जहां बात होगी अटक से कटक तक के सफर की। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। इतिहासकार मराठा साम्राज्य के इस विस्तार को 2 बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, जो इसे धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के रूप में देखता है। वहीं दूसरी तरफ एक अकादमिक दृष्टिकोण भी है, जो इसे पूरी तरह से आर्थिक चश्मे से देखता है। उनका मानना है कि एक विशाल राज्य को चलाने के लिए भारी राजस्व की आवश्यकता थी, जिसके कारण चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स लगाए गए और इससे कई बार स्थानीय शासक उनसे दूर भी हुए। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि इतिहास की व्याख्याएं आपस में कितनी अलग हो सकती हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार विस्तार पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मिली ये हार सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये लॉजिस्टिक्स और कूटनीति की एक बेहद दर्दनाक विफलता थी।
मराठा सेना की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट चुकी थी। उत्तर भारत की भयंकर ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े तक नहीं थे और अपनी कूटनीतिक विफलताओं के कारण उन्हें उत्तर भारत के स्थानीय शासकों का कोई समर्थन भी नहीं मिला। ये पूरे महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत बड़ा और गहरा आघात था। पानीपत के इस भयंकर हार ने सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। वो विशाल मराठा साम्राज्य अब सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग गुटों में बढ़ता चला गया। इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और अपने आधुनिक सैन्य हथकंडों का इस्तेमाल किया। अंततः 1818 तक आते आते ये महान साम्राज्य पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो हमने देखा कि 65,000 साल का ये सफर कितना विशाल और अद्भुत रहा है। पश्चिमी घाट की गुफाओं में रहने वाले शुरुआती शिकारियों से लेकर एक पूरा पहाड़ तराशने वाले गुमनाम कारीगरों तक, रोम के सोने से भरे बाजारों से लेकर पानीपत के बर्फीले युद्ध के मैदानों तक, ये सिर्फ कुछ राजाओं या कुछ दशकों की कहानी बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार जब आधुनिक महाराष्ट्र की गगनचुंबी इमारतों, इसकी विशाल अर्थव्यवस्था और मजबूत पहचान को देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या हम सिर्फ पिछले कुछ दशकों की प्रगति देख रहे हैं या फिर ये 6,500 वर्षों के संघर्ष, उत्तरजीविता और उस नवाचार की एक लचीली गूंज है जिसने हमेशा अपना इतिहास अपनी शर्तों पर लिखा है। इस गहराई को समझना ही वास्तव में हमारे अतीत को जानना है। इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।